उत्तर पूर्वी राज्यों में मानसून आ गया है और बंगाल की खाड़ी का जो ब्रांच है उसके कारण से आया है। बट अभी तुरंत में मानसून नहीं आ रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि जैसी स्थितियाँ मानसून के लिए प्रगतिशील होंगी, स्थितियाँ अच्छी बनेंगी, तो हम लोग प्रेस एंड मीडिया को भी इन्फॉर्म करेंगे कि मानसून की स्थिति। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। मैं विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। ग्लोबल मीडिया अपडेट की टीम लगातार जो है इन्वायरमेंट के ऊपर में काम कर रही है कि झारखंड में जो नदी तालाब सूखते जा रहे हैं, नदियों की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि गंदे पानी अब बह रहे हैं, नालियों के पानी उसमें बहाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं मानसून के ऊपर में भी पड़ता है। आप देखते होंगे कि नदी में जब पानी नहीं रहेगा तो वाष्पीकरण कैसे होगा, समय पर वर्षा कैसे होगा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आज हम स्पेशली इसलिए पहुँचे हैं कि झारखंड में मानसून कब तक पहुँचेगा और जो आगे जो फसल किसान लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे और कब लगाएंगे, क्योंकि जून में ऑब्वियसली मानसून इंटर कर जाएगा। करेगा या नहीं करेगा वो हम आज हमारे साथ बात करने के लिए जो मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जी हैं, तो आज के वीडियो में हमारे साथ शेयर करेंगे सारी जानकारी। सर, स्वागत है आपका। सर, बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद है। जी। सर, कैसे देख रहे हैं इस बार मानसून कब तक आने की जो संभावनाएं हैं सर? देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में मानसून आ गया है और बंगाल की खाड़ी का जो ब्रांच है उसके कारण से आया है। आने वाले दिनों में हम लोग स्थिति देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल है या बिहार के कुछ हिस्से हैं, उड़ीसा के हिस्से हैं, वहाँ मानसून की क्या स्थिति रहती है, क्योंकि इन इलाकों में आने के बाद ही जो मानसून है वो झारखंड में आता है। तो अभी तत्काल में हम लोग अवलोकन कर रहे हैं आने वाली स्थितियों के, बट अभी तुरंत में मानसून नहीं आ रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि जैसी स्थितियाँ मानसून के लिए प्रगतिशील होंगी, स्थितियाँ अच्छी बनेंगी, तो हम लोग प्रेस एंड मीडिया को भी इन्फॉर्म करेंगे कि मानसून की स्थिति क्या है। बट अभी तत्काल में 2-4-5 दिनों में मानसून की आगमन की स्थिति नहीं दिख रही है। तो इस संबंध में ये मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप देखेंगे कि थोड़ी बारिश की एक्टिविटी आज दोपहर बाद से थोड़ी सी बढ़ेगी, 2-3 दिन 4 दिन रहेगी, बट ये मानसून नहीं है। आप मेरे पीछे जो सैटेलाइट का जो एनिमेशन देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के पास में जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में है वो काफ़ी बादलों की डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये दर्शा रहा है कि ये एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इस कारण से जैसे ही इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट होगा तो कुछ जो बारिश है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग है, वो झारखंड में भी देखने को मिलेगा। कल परसों में कुछ भारी बारिश की भी संभावना झारखंड में जताई जा रही है। बट ये सिस्टम के बाद में थोड़ा सा रेनफॉल जो है वो डिक्रीज करेगा। उसके बाद की स्थिति हम लोगों को देखनी ज़रूरी है कि उसके बाद की क्या स्थिति रहेगी, तो उसका अवलोकन करेंगे और उसके बारे में हम लोग और जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर जैसे ही मानसून के आगमन की स्थिति बनेगी तो हम लोग एडवांस में ही प्रेस एंड मीडिया को ब्रीफ करेंगे। सर, ये जो आपने बताया कि जो डेंसिटी बनती है वो आपने दिखाया कि वो क्या वाइट वाइट दिख रहा है उसमें और कहीं कहीं काला दिख रहा है, तो थोड़ा आप इसको स्पष्ट रूप से हम बताएंगे कि जो बादल है जो आप बता रहे हैं कि पानी आने से पहले जो है डेंसिटी बनता है, तो कैसे बनता है सर, उसको बताएंगे वहाँ पर इंडिकेट करके। आप देखिए कि ये निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने का मतलब क्या होता है कि जो मॉइस्चर है उसके तरफ में आ रहा है, हवा उसके तरफ में आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है और वो गहरा आ रहा है। तो जो लो प्रेशर एरिया है, निम्न दबाव का क्षेत्र है, आप जानते हैं कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है और आप देख रहे हैं कि जब हवा समुंदर से आ रहा है तो मॉइस्चर लेके आ रहा है, मॉइस्चर लेके आ रहा है तो बादल बन रहे हैं। तो ये बादलों जो सैटेलाइट्स हम लोग को बादल दिख रहा है, ये बादल बने हुए हैं। बादल ये ब्राइट दिख रहा है, मतलब सीबी क्लाउड है, कुमुलोनिम्बस क्लाउड है। इसमें थंडर लाइटनिंग के साथ में तेज़ हवा जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो ये जैसे ही सिस्टम थोड़ा सा और आगे ऊपर में बढ़ेगा तो पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी के जो राज्य हैं वहाँ काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में झारखंड में भी हम लोग को ठीक बारिश देखने को मिलेगी। ये स्थितियाँ जैसे अनुकूल होंगी हम लोग ससमय जानकारी देंगे। सर, बहुत बार होता है कि मानसून के समय में पानी आता है, बरसात शुरू हो जाता है, मानसून लोग सोचते हैं कि मानसून आ गया और 2-3 दिन पानी आया, उसके बाद फिर पानी बंद हो गया। मैं इसी चीज़ के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये सिस्टम वाला अभी बारिश देखने को मिलेगा। एक्चुअल मानसून के लिए हम लोगों को थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। जैसी ही स्थितियाँ सही बनेंगी मानसून के लिए हम लोग ससमय जानकारी देंगे। सर, देखिए अभी झारखंड में जैसे हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं सर, नदियों के बारे में भी हम लगातार अपने चैनल पे है बता रहे हैं। सर, नदियों की स्थिति झारखंड में बहुत दयनीय होती जा रही है सर, उसका प्रभाव मौसम के ऊपर में कैसे पड़ता है सर? देखिए, नदियों की स्थिति या जल स्रोतों की स्थिति दयनीय हो रही है, तो ये अकेला इंसिडेंट नहीं है। हम लोग ओवरऑल बात करें तो जल, ज़मीन, जंगल
तीनों की स्थिति उतनी सही नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो सबसे पहले तो हम लोग को खुद में सुधार करने की ज़रूरत है। जल स्रोतों को, नदियों को, तालाबों को भी बचाने की ज़रूरत है। झारखंड में ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं कि पीने के पानी की प्रॉब्लम गर्मी के मौसम में देखने को मिलती है। तो अगर जल स्रोतों को नहीं बचाएंगे हम लोग और या उसको कंटेमिनेट करेंगे, गंदे पानी डाल देंगे या पीने लायक नहीं रहेगा या खेती लायक नहीं रहेगा, तो बहुत दिक्कत है। क्योंकि झारखंड में हम लोग अभी भी आसमानी बारिश पे ही डिपेंडेंट है खेती के लिए। कोई वैसा बड़ा कनाल सिस्टम नहीं है। तो जो भी नदियां हैं या जो भी उनका इस्तेमाल किसान भाई कर पा रहे हैं या तालाब का, डोभा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो उनको बचाना ज़रूरी है। एक तो खेती के लिए और दूसरा हमारे पीने के पानी की भी जो समस्या है उसमें भी बड़ा रोल है कि अगर नदियों का एक तो पानी नहीं है, कंटेमिनेट हो रहा है। दूसरा जो नदियों में छोटे छोटे जो ड्रेन मिलते थे, मतलब जो पानी के स्रोत मिलते थे, वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन की वजह से वो रुक गए हैं। जो नदियों में छोटे छोटे जो नहर टाइप का कुछ मिलता था, पानी का जो स्रोत था, तो वो भी अब नहीं मिल रहा है क्योंकि डेवलपमेंट इस टाइप से हो गया। तो वो चीज़ देखने को मिल रही है। और साथ में लो लाइंग एरिया में भी लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या नदियों के रूट में भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिससे भी नुकसान हो रहा है। उसमें भी कई बार पानी घुस जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसका जो पाथ है, नदियों का जो ट्रैक है, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। साथ साथ में अब नदियों में गंदा पानी, प्रदूषण पानी, इंडस्ट्री का पानी या डोमेस्टिक का गंदा पानी ना जाए। और साथ साथ में हम लोग को सिर्फ नदी नहीं, तालाब जो भी सूखते जा रहे हैं या अतिक्रमण हो रहे हैं, उन सबको भी बचाव करना बहुत ज़रूरी है। एक तो लोकल भी आपका अगर जल स्रोत आसपास में होता है और पेड़ पौधे होते हैं, तो टेम्परेचर उस एरिया का कम होता है। तो वो सब चीज़ों पे भी हम लोगों को ओवरऑल इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। आज के समय तो बहुत ज़रूरी है, जब इंसान सिर्फ कंस्ट्रक्शन में या डेवलपमेंट में लगा हुआ है। तो जब तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, प्रकृति को साथ में लेके नहीं चलेंगे, तो ये जो डेवलपमेंट है बेमानी हो जाएगा। और इसका हम लोगों को असर दिख भी रहा है। आने वाले दिनों में इसका भी काफ़ी प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। सर, ये पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से पेड़ पौधे कट रहे हैं, नदियाँ तालाब जो है गंदे हो रहे हैं, और तालाब जो है एक तरह से कहा जाए गायब भी हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन के चक्कर में, और इसका असर सीधे जो है मानसून पे पड़ता है। मानसून कभी कभी होता है कि लेट से आता है सर राज्य में, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि देखिए, मानसून का इस पे असर नहीं पड़ता है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, मानसून बहुत बड़ा सिस्टम है। और लोकल लेवल पे, जैसे मैंने बताया ना, कि लोकल लेवल पे आपको जहाँ पे पर्यावरण अच्छा है वहाँ पे आप देखिएगा कि बारिश भी अच्छी हो रही है और टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम रह रहा है। तो आपको रहने के लिए अनुकूल स्थितियाँ मिल रही हैं। तो ये लोकल लेवल पे काफ़ी काम करता है। इवन कई बार अगर नदियाँ, तालाब ये सब हैं, तो लोकल लेवल पे भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग से कुछ बारिश सेकंड हाफ में देखने को मिलता है। तो ये लोकल लेवल पे काम करता है। बट हाँ, क्योंकि पर्यावरण बचाना ज़रूरी है, जल जमीन जंगल सबका संरक्षण ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज़ गड़बड़ होगी, जैसे झारखंड में अब नई समस्या हो रही है कि डिजर्टिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है, जो सॉइल है वो लीचिंग हो रहा है, तो केमिकल का कंटेंट उसमें बढ़ रहा है। तो उससे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि पीने का पानी भी उससे गड़बड़ हो रहा है, खेती के लिए भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो वो सब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखें, जिससे कि झारखंड जैसा जो राज्य है, जो प्रकृति के नाम पे ही झाड़ का खंड है, तो उसका नाम को हम लोग प्रासंगिक रखें, उसको नाम को बचाएं, बढ़ाएं। ऐसा काम हम लोग करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है और झारखंड यानी झार का खंड, तो झारखंड में जिस तरीके से पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब हैं, और इन्हीं को देख करके कहीं ना कहीं झारखंड का नाम झारखंड पड़ा था। अब ऐसे में यही जल जंगल ज़मीन जब ख़त्म हो जाएंगे, तो आने वाले समय में आप देखते होंगे कि जैसा कि आनंद जी ने बताया है कि समय पर वर्षा ना होना, प्रदूषित होना वायु का, ये तमाम तरीके की जो वजहें हैं वो कहीं ना कहीं जो है वायु प्रदूषण होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं समय पर मानसून नहीं आने का भी वजह हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पे आपके आसपास अगर नदी तालाब हैं और पेड़ पौधे हैं, तो उसको ज़रूर से ज़रूर आप संरक्षित करें, ताकि आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी जो एक बार फिर से झारखंड में, पूरे देश में दस्तक देने की और जो है अग्रसर है, ऐसे में कोरोना जैसी महामारी जब आई थी सर, तो उस समय सर ऑक्सीजन की बहुत लोगों को जो है आवश्यकता पड़ रही थी। और आज पेड़ पौधे कट रहे हैं सर, और पेड़ पौधे कट रहे तो जो शुद्ध हवा है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए थोड़ा सा आप ब्रीफ करिए सर, क्योंकि
उस देखिए समय आप पता चला था कि ऑक्सीजन कितना आप महत्वपूर्ण यही समझिए कि प्रकृति से हम लोग को फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, कोई चार्ज तो लग नहीं रहा है। तो जब उस ऑक्सीजन को नहीं बचाएंगे हम लोग, तो फिर जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है उसके लिए हम लोग लाइन लगाएंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करेंगे, उसके लिए अस्पताल अस्पताल दौड़ेंगे। तो ज़रूरी है कि जो चीज़ आपको पर्यावरण से मिल रही है, पर्यावरण का शुक्रिया करते हुए, उसको पोषक करते हुए उसको बढ़ाना है हम लोगों को, उसको घटाना नहीं है। डेवलपमेंट ज़रूरी है बट पर्यावरण के कॉस्ट पे नहीं। नहीं तो प्राकृतिक आपदा जो है वो आप देख रहे हो कि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा। बड़े बड़े देशों में भी आप देख रहे हैं टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, फॉरेस्ट फायर के केसेस हो रहे हैं, लाइटनिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। तो सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो हम लोगों को प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत सजग हम लोग को रहना है। और झारखंड में जो ट्राइबल्स हैं वो प्रकृति को इतना मानते हैं, पूजते हैं। तो पूरे सारे झारखंड वासियों से मेरी यही अपील होगी कि प्रकृति को आप पूजिए, उसको मानिए, उसको बढ़ाइए और उसका पोषण कीजिए। और उसके प्रति कुछ भी अगर खिलाफ में हो रहा है तो आपको खड़ा रहना ज़रूरी है। नहीं तो प्रकृति नहीं रहेगी तो हमारा वजूद ही खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल, तो प्रकृति को बचाइए, और प्रकृति अगर एक बार नष्ट हो गई तो निश्चित तौर पे कोरोना जैसी महामारी को आपने झेला, वैसी महामारी और भी आपको झेलनी पड़ सकती है। अपने सहयोगी शिवम जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।